हेलो लड़कों एंड लड़कियों, स्वागत है आप सभी का एग्री फेयर क्लासेस के नए लेक्चर में। जी हम बात कर रहे हैं यूनिट 2 की, जिसमें हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। अभी तक हमने यूनिट फर्स्ट के 7 लेक्चर जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारी बारी है नई यूनिट की। जी हाँ, जिसमें हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। क्या होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग? ऑर्गेनिक फार्मिंग को कहते हैं जैविक खेती। ठीक है, जैविक खेती जो है जिसमें हम बात करने वाले हैं कैसे जो है आप नेचुरल तरीके से कैसे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक खेती कर सकते हैं। इसमें पूरी हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसकी हिस्ट्री को समझेंगे और इम्पोर्टेंस को समझेंगे कि क्यों जरूरत है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। वीडियो के एंड में आपके साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन शेयर करूंगा जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। ठीक है, और लाइफ लेसन भी आपको मैं देने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। अभी हम जान लेते हैं सबसे पहले प्रेजेंट स्टेटस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का हिंदी आपको बता दिया है, तो मैं डेफिनेशन भी बता देता हूँ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का डेफिनेशन क्या होता है। अगर एक शब्द में अगर हम कहें तो इजी डेफिनेशन जो हमारा होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ए ग्रोइंग क्रॉप यूजिंग नेचुरल मेथड विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स। ये हमारा इजी डेफिनेशन है। ऐसे अगर आप एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से अगर लिखना चाहते हो तो आप ये भी लिख सकते हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ए मेथड ऑफ एग्रीकल्चर दैट अवॉइड्स द यूज ऑफ साइंथेटिक फर्टिलाइजर। साइंथेटिक फर्टिलाइजर, ठीक है। उसके बाद आप ये लिख सकते हो पेस्ट, कॉमा करके आप ये दे सकते हो पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स। ठीक है, ये आप देख सकते हो केमिकल्स फर्टिलाइजर्स एंड रिलाइज ऑन नेचुरल इनपुट्स लाइक कंपोस्ट, काऊ डंग। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग का डेफिनेशन। मतलब अगर आप हिंदी में कहें, आसान भाषा में आपको समझाएं, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक खेती ऐसी खेती होती है जिसमें हम नेचुरल तरीके से, जिसमें हम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते, केमिकल की कोई भी चीजें, आर्टिफिशियल चीजें जो होती है हमारी, वो हम यूज नहीं करते। जो हमारा नेचुरल चीजें होती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस से होता है। जैसे कि क्या, जैसे कि हमारा क्या होता है, काऊ डंग। काऊ डंग जो होती है वो गाय का गोबर, उससे हम खेती करते हैं, उसे हम कहेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग। किचन वेस्टेज की बात कर लेंगे हम इसमें, वो सब जो खेती होती है उसे हम कहेंगे जैविक खेती, जिससे हमारे खेतों को नुकसान नहीं पहुंचती है। ठीक है, और हमारी खेत जो होती है वो हमेशा क्या होती है, उर्वरक होती है, और इसका ग्रोथ जो होता है बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, आगे हम एक एक चीज जो है बारीकी से समझने वाले हैं। पहले हम समझ लेते हैं इसके स्टेटस के बारे में। स्टेटस कौन सा होता है, व्हाट्सएप वाला स्टेटस की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए जो कपाट, इंडिया का एरिया जो है सर्टिफिकेशन के लिए 1.49 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, इंडिया का टोटल प्रोडक्शन जो है 1.35 मिलियन टन में आता है। टॉप स्टेट की बात कर लेते हैं एरिया में, तो वह है मध्य प्रदेश। उसके बाद आता है हमारा हिमाचल प्रदेश, उसके बाद आता है राजस्थान। और इंडिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है, ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, सिक्किम। सिक्किम जो है हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट माना जाता है। ऑर्गेनिक स्टेट सिर्फ इनाम के लिए नहीं है, यहाँ पे दावा है कि 100% जो होता है वो रिले करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, सिक्किम ही है। क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये कब डिक्लेयर किया गया, जनवरी 18 को 2016 में। ठीक है, सेकेंड हमारे का ऑर्गेनिक स्टेट है उत्तराखंड। जी हाँ, यहाँ पे भी ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। बहुत हद तक जो होता है वो ऑर्गेनिक पे ही लोग टिके रहते हैं। ग्लोबल एरिया लीडर की बात कर ले तो ऑस्ट्रेलिया है हमारा, 27.15 MHA, मिलियन पर हेक्टेयर। ठीक है, ग्लोबल प्रोड्यूसर लीडर की बात कर ले तो इंडिया मोर देन 30% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर एंड इन इंडिया। ठीक है, अगर दुनिया की बात कर ले, ग्लोबली अगर हम बात कर ले, ठीक है, वर्ल्ड की, पूरे पूरे वर्ल्ड की, तो उसमें से 30% जो है हमारा इंडिया का होता है ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर है। ठीक है, इंडिया जो है खेती करती है, प्रोड्यूस करती है। अब हम बात करने वाले हैं ग्लोबल रैंक के बारे में, इंस्टीट्यूशंस के बारे में, एक्सपोर्ट्स के बारे में। अब एक्सपोर्ट्स क्या होता है, आपने कई बार ये सुना होगा, चलो फाइल को एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ, एक्सपोर्ट जो होता है, जैसे कि हमारा जो है ये हमारा हो गया एप्पल। ठीक है, ये एप्पल हो गया, और इसे हम भेज रहे हैं दूसरे कंट्री। ठीक है, मान लो कि हमने
इसे भेज दिया किसको? पाकिस्तान को, ठीक है? पाकिस्तान को बेच दिया। तो ये भेजना हुआ, इसे हम कहेंगे एक्सपोर्ट, और जो एक्सपोर्ट हुआ वही होता है बाहर भेजना, उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। अगर वही वापस जो है हम किसी दूसरे कंट्री से या फिर दूसरे स्टेट से मंगाते हैं, उससे हम क्या कहेंगे? इम्पोर्ट। इम्पोर्ट मतलब ला लेना, एक्सपोर्ट मतलब देना, ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है? तो अब समझते हैं, इंडिया जो है रैंक 15th है इन टर्म ऑफ ऑर्गेनिकली कल्टीवेटेड एरिया, क्योंकि इंडिया के पास तो बहुत सारी जमीन है। अब बहुत सारी जमीन है लेकिन हर जगह खेती नहीं की जाती है, और खेती की भी जाती है तो हर जगह क्या होता है? हर जगह ऑर्गेनिक खेती नहीं होती है सर, ठीक है? तो चलिए आपके इंस्टीट्यूशन की बात कर लेते हैं। नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, NOFRI, जो कि सिक्किम में है, फरवरी 2016 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसको आप ध्यान में रखेंगे। नोफ्री जो है वो इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर ले। अगर आपने अभी तक नोट करना शुरू नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, वैसे ज्यादा जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये नोट्स मैं आपको देने वाला हूँ। कहाँ आपको ये नोट्स मिलेगी? बहुत सारे जो लोग हैं वो अभी तक कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग कंफ्यूजन है कि नोट्स नहीं मिल रहे हैं, बुक वगैरह नहीं मिल रहा है। मैं आपको बता देता हूँ कि नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे। आपको मिलेंगे हमारे वेबसाइट पे agrifair.in, और इसके डिस्क्रिप्शन आप जब चेक करोगे तो वहां भी आपको देखने को मिलेगा। अगर नहीं मिलता है इन द बाई चांस अगर नहीं मिलता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? सिंपल से कमेंट करोगे, और कमेंट से भी नहीं मिलते तो आप मैसेज डाल देना। ऐसा यहाँ तक आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? चलिए तो अब हम जान लेते हैं सेकेंड जो हमारा है, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो कि NCOF, जो कि गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये 2004 में जो है एस्टेब्लिश हुआ था। ये डेट आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर डेट याद नहीं भी रहेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये लोकेशन याद रखना पड़ेगा। NCOF गाजियाबाद में है, ठीक है? इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग यूनिवर्सिटी कहाँ पे होने जा रहा है? गोइंग टू सेटअप वडोदरा में, जो कि गुजरात में पड़ता है। गांधीनगर गुजरात जो है उसके पास में ये वडोदरा, ठीक है? तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, गुजरात में। चलिए अब हम जान लेते हैं लार्जेस्ट एक्सपोर्टेड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या है इंडिया में। सीक्वेंस वाइज हम समझ लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा एक्सपोर्टर, मैंने आपको समझाया पहले, ठीक है? एक्सपोर्ट जो हम अपने देश से दूसरे देश में बेचने के लिए पर्पस से करते हैं। किस चीज के लिए? बेचने के पर्पज से। तो वो क्या हो जाता है? वो हमारा एक्सपोर्ट होता है। ऐसे भी एक्सपोर्ट देना को एक्सपोर्ट बोलेंगे, इंपोर्ट लेना को बोलेंगे, ठीक है? तो इकोनॉमिकली पर्पज से जो हम बेचते हैं उसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट। तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर क्या है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में? पहला है हमारा आइलसीड, जो कि 50% भाई साहब क्या करती है? एक्सपोर्ट करती है। उसके बाद क्या आता है? प्रो प्रोसेस्ड फूड। अब प्रोसेस्ड फूड क्या होता है? प्रोसेस्ड फूड जैसे एज एग्जांपल आप समझ लो कि आइल सीड्स है तो इसके आप कुछ और बना लो प्रोसेस्ड, जैसे कि अब तेल से क्या बनता है? आइल सीड से अब क्या बनता है? जैसे आइल सीड से आप कह लो ना, आइल सीड से आइल ही बना लो ना। जैसे कि आप अलग अलग प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि ऑलिव ऑयल, ठीक है? ऑलिव ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, या फिर ऐसे ऑयल केक वगैरह हो गया। तो ये सब जो चीजें हैं वो मिलती है। या फिर इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, जैसे कि मान लो कि हमारा हो गया पीनट हो गया, ठीक है? पीनट पीनट में क्या आ जाता है? हमारा पीनट का बटर आ जाता है ना? पीनट बटर आ जाता है, बहुत कुछ आ जाता है। तो उसके बाद क्या है? हमारा प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स है, कुरकुरे वगैरह ले लो, चिप्स वगैरह ले लो, कुछ भी है। अगर आप प्रोसेस्ड फूड की बात कर लेते हैं, या फिर हमारा अच्छा खासा क्या है? हमारा अच्छा खासा एक्सपोर्टर है मखाना। मखाना जो है आप जानते होंगे, बिहार वाले अगर रीजन से आप बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि बिहार बहुत अच्छा एक्सपोर्टर है मखाना का, ठीक है? और भी बहुत कुछ होते हैं, जैसे कि अगर आप मुजफ्फरपुर की बात कर लो तो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होती है लीची। अगर हम बात कर लेते हैं GI टैग बेस्ड, तो हमारे यहाँ से सिल्क जो है वो एक्सपोर्ट होती है। बहुत कुछ जो है हमारे देश से एक्सपोर्ट किया जाता है। सीरियल्स और मिलेट क्रॉप्स भी एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो टी एक्सपोर्ट होता है। यहाँ टी यानी कहने का मतलब टी लीफ, ठीक है? तो टी लीफ को हम टी ही लिखेंगे। उसके बाद क्या है? पल्सेस वगैरह भी यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। और स्पाइसेस, स्पाइसेस तो राजा है भाई हमारा इंडिया जो है। और साउथ की बात कर लेते हैं, जो लोग साउथ से बिलोंग करते हैं, साउथ में बहुत ही ज्यादा स्पाइसेस देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं इसके डेफिनेशन की। तो हमने आपको डिफाइन किया है कि एक्चुअल में होता क्या है।
तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो डेफिनेशन होता है, जो आप एग्जाम में लिखोगे, तो मैं आपको यहाँ पे लाइन अप कर देता हूँ। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ मेथड ऑफ क्रॉप एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व्स मच मोर देन choosing not to use pesticides, fertilizer, genetically modified organism, एंटीबायोटिक एंड ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है, ये सब जो चीजें हैं इसको हम यूज नहीं करेंगे। तो ये चीजें जो है आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब अब बारी आती है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है क्या है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इज अ होलिस्टिक सिस्टम डिजाइन टू ऑप्टिमाइज द प्रोडक्टिविटी एंड फिटनेस ऑफ द डाइवर्स कम्युनिटीज विद इन द एग्रो इकोसिस्टम इंक्लूडिंग सॉइल ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, livestock and people. The principal goal to develop enterprises that are sustainable and harmonious with the environment। इसका मतलब क्या है? देखिए, सिंपल सा आपको शब्दों में मैंने समझाया कि हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग होता क्या है, जैसे कि जैविक खेती। ठीक है, जैविक खेती का मतलब आपने समझ गया कि जैविक खेती क्या होता है। वैसा खेती जहां पे हम ज्यादातर चीजें जो है वो ऑर्गेनिक चीज, ऑर्गेनिक कहने का मतलब क्या होता है, जो हमारा ऐसा समझिए ना कि जो प्राकृतिक तरीके से, या फिर आप ऐसे ऑर्गेनिक को आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं अगर आप भूल जाते हैं तो। ठीक है, नेचुरल, नेचुरल जो चीजें हैं, ठीक है, जो आप कह सकते हैं ऊपर वाला का जो देन है, नेचुरल चीजों को यूज करते हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाता है। जो मैनमेड वगैरह है, जैसे कि क्या है, सिंथेटिक फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड्स वगैरह है, वो सब क्या है, वो सब तो मैनमेड है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हम जीएम जो होता है हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड जो चीजें होती है, जो लैब में हम तैयार करते हैं, वो सब चीजें जो है वो हम मैनमेड है, तो उसको भी हम यूज नहीं लेंगे। एंटीबायोटिक्स वगैरह को हम यूज नहीं करेंगे। एंटीबायोटिक्स क्या होता है, हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन्स भी आप जानते होंगे। अब प्लांट्स को या फिर फ्रूट्स को जल्दी से हमें ग्रोथ कराना होता है या बढ़ाना होता है, तो हम क्या चीज का यूज करते हैं, ग्रोथ हार्मोन का यूज करते हैं। ठीक है, बहुत सारा इसके अंदर आता है, तो ये सब यूज नहीं करते। अब क्यों नहीं यूज करते हैं, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मेन क्या है, हमारा डेफिनेशन यही है कि हम क्रॉप और लाइव स्टॉक के प्रोडक्शन को ही इन्वॉल्व करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा एग्रो इकोसिस्टम को सुरक्षित रखे और सॉइल के ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स को भी सुरक्षित रखेंगे। ठीक है, इसके लिए है, तो ये जो है आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अब जानते हैं यूएसडीए का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, यूएसडी का डेफिनेशन भी यही है कि सिस्टम which avoids or largely excludes use of synthetic inputs। तो ये हमारा डेफिनेशन जो है वो हमने आपको बता दिया है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। अगर वही हम बात कर लेते हैं यूएसएडी का, तो थोड़ा थोड़ा जो है सभी का क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो ये जो है वो चेंज होते जाता है। अब एफएओ का डेफिनेशन जो है इसमें भी थोड़ा सा चेंजेस है। ए यूनिक प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम विच प्रोमोट्स एंड इनहेंस एग्रो इकोसिस्टम हेल्थ। तो एग्रो इकोसिस्टम हेल्थ को जो क्या क्या करता है, बढ़ावा देता है, ग्रोथ प्रमोट करता है। तो ये इसका डेफिनेशन, मतलब मेन फोकस इसी का है। ठीक है, तो यूएसडीए डेफिनेशन जो है वो आपको ध्यान रखना है कि नेचुरल मेथड को मतलब जो सिस्टम दैट यूजेस नेचुरल मेथड एंड अवॉइड सिंथेटिक फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड जीएमओ। तो ये इसका है मतलब। यूएसडीए अब है क्या, तो यूएसडीए आपको बता देता हूँ अगर आपको कंफ्यूजन हो रही होगी तो। चलिए एक मिनट, उससे सेकेंड यहाँ पे देख सकते हैं। पहले तो आप ये देखो, ये वाला पोर्शन जो है आपका ध्यान यहाँ खींचने के लिए मैंने ऐसे किया है। यूएसडीए जो है ये है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स, शॉर्ट में लिख देता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ क्या है, एग्रीकल्चर। तो ये जो है यूएसडीए का डेफिनेशन है वो अलग होगा। अब आपको ये भी डाउट होगा कि एक्चुअल में एफएओ क्या है। तो एफएओ जो है वो आपने कई बार सुना होगा, है ना। तो ये इसके फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, नहीं याद है, अगर आप भूल जाते हो तो भी मैं आपको लिख देता हूँ। यहाँ क्या होगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये होता है। चलिए, तो ये चीजें तो आप देख लोगे। अब हम आगे बढ़ लेते हैं, बिना टाइम वेस्ट के हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं और क्या है फिलोसफी। ठीक है, सबसे पहले हम इस फिगर को समझेंगे। फिगर को हम क्या करेंगे, फिगरिंग आउट करेंगे। ठीक है,
अब फिगरिंग आउट करते कैसे हैं, सिंपल सा इसको मैंने राउंड कर दिया, ठीक है। सबसे पहले समझिए ये है हमारा क्या, ये है वर्म। वर्म मतलब क्या होता है, क्या होता है, कीड़ा, ठीक है, कीड़ा हो गया। तो अब वर्म मतलब कीड़ा होता है, सिंपल सा आप इसको देख के आप बोल सकते हो कि ये वर्म जो है वो क्या है हमारा, ये हमारा है अर्थवर्म, अर्थवर्म। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ अर्थवर्म ही हो, वर्म बहुत तरीके के होते हैं, मतलब कीड़े, और बहुत सारे कीड़े जो होते हैं हमारा क्या होता है, ये जो कीड़े होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। बहुत बेनिफिशियल मतलब क्या होता है, जो हमें लाभदायक हो हमारे सॉइल के लिए, हमारे प्लांट्स के लिए। तो इसका यहाँ पे रहना बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। तो ये नीचे का जो वर्म है इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ सॉइल से, ठीक है। नेचर इज द बेस्ट रोल मॉडल फॉर फार्मिंग, डज नॉट यूज इनपुट्स, नॉट डिमांड अनरीजनेबल क्वांटिटीज ऑफ वाटर। अब नेचर जो होता है, नेचर क्या है, नेचर जो है प्राकृतिक है, प्राकृतिक को ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं है, ज्यादा एक्सटर्नल चीजें मतलब इसको खाना देने की इतना जरूरत नहीं है, ये खुद क्या करता है, अपना पेट भर लेता है। कहाँ से पेट भरता है, तो जो भी मिट्टी में जो भी चीजें प्रेजेंट होती है वहीं से, ठीक है। अब दूसरा क्या है, वेस्ट ऑन इंटीमेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर्स वे, नो माइनिंग ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स, नो डिग्रेडेशन फॉर टुडेज नीड। मतलब ये खुद के आज के नीड के लिए जो है किसी चीज का नुकसान नहीं करते हैं, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को नहीं चुराते हैं, नहीं डैमेज करते हैं, उल्टा क्या करते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स सॉइल को क्या करते हैं, ये सॉइल को उल्टा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है हीरो, ठीक है, ये हीरो है, ध्यान रखिएगा, ये फार्मर फ्रेंड भी इसको कहते हैं, ठीक है, अधवर्म को। अब इसका मतलब आगे हम समझ लेते हैं, द टोटल एनवायरमेंट ऑफ द सॉइल फ्रॉम सॉइल स्ट्रक्चर टू सॉइल कवर इज मोर इम्पोर्टेंट। अब टोटल एनवायरमेंट जो होता है हमारे सॉइल का, अब जैसे कि हमने ये कवर किया है, ये एनवायरमेंट को मैंने पैक कर दिया है इसमें, ठीक है। तो इसको सॉइल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, बरकरार करने के लिए इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। The soil's living population of the microbes and other organisms are significant contributors to fertility on a sustained basis, ठीक है, must be protected and nutrient at all cost। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने आपको समझा दिया है कि इसकी क्यों जरूरत है और इसके रहने से क्या फायदा होता है। तो सिंपल सा मतलब यही है कि ये जितना रहेगा वो हम उतना ज्यादा क्या होगा हमारा बेनिफिट है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये रहेगा तो हमारा सॉइल की क्या होगी, सॉइल की हमारा फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी, फर्टिलिटी। और फर्टिलिटी वाला जो अगर आपने स्केप कर दिया होगा वो लेक्चर, तो प्लीज वो जाके जरूर चेक करें। अब कहाँ चेक करेंगे, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, प्लेलिस्ट जो है आपका बना हुआ है, तो यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं, वो वीडियो जरूर देखें सॉइल वाला, ठीक है। तो देख सकते हैं कि जो सस्टेन रहती है, तो इसे मतलब कहते हैं ना कि एनी हाउ या एनी कॉस्ट, ऑल कॉस्ट जो है, एनी कॉस्ट, इसे हमें क्या करना है, सेव करना है, बचा के रखना है। इसलिए जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो ज्यादा जो है जागरूक हो रही है, ज्यादा जो है लोग उस पे ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ध्यान रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है हमारा सस्टेन रहे, मतलब बना रहे। और हम केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह यूज करते हैं तो क्या होता है, केमिकल फर्टिलाइजर से इन सब का खात्मा हो जाता है, ये लोग मर जाते हैं। तो नेचुरल तरीके से यहाँ पे क्या होता है, ये लोग नहीं जीवित रह पाते हैं, तो ग्रोथ सही से नहीं हो पाता है, प्लांट्स की ग्रोथ वैसी नहीं होती है जैसे कि होनी चाहिए, बहुत ज्यादा खर्च हो जाती है, बहुत ज्यादा खर्च हो जाती है, तो क्या होता है, क्या होता है, हमें बहुत ही तरीके से लॉस झेलने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ही ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको जो है वो क्या कहते हैं, ये रेफर्स किया इंडिया से चाइना, ठीक है, फ्रॉम 14th सेंचुरी में। 14th सेंचुरी का मतलब आप समझ रहे हैं, ये उस टाइम से, उस समय से जो है परंपरागत खेती कह लो या फिर जैविक खेती कह लो, वो उस टाइम से चला आ रहा है। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल अभी नहीं जाऊंगा, आप हमारे दूसरे वीडियो जो है वो देख सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें हमने पूरे तरीके से जो है एक्सप्लेन किया है। आगे बढ़ते हैं और हम जान लेते हैं मेन प्रिंसिपल क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। तो मेन प्रिंसिपल जो है वो आपको पहला है क्या, टू वर्क एज मच एज पॉसिबल विद इन ए क्लोज सिस्टम एंड ड्रॉ अपन लोकल रिसोर्सेज। तो देखिए सिंपल सा मतलब है, अगर आप
सिंपल सा ये जैसे ही आप मीनिंग पढ़ोगे ना तो यही पे देखने को मिल जाता है कि लोकल रिसोर्सेज की बात कर रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि वर्क करो जितना पॉसिबल हो, ज्यादा से ज्यादातर आप लोकल रिसोर्सेज पे ध्यान दो। लोकल रिसोर्सेज हमारा क्या होगा? लोकल रिसोर्सेज सबसे पहले जैसे ही आप देखते हो किसी चीज को तो कहाँ आपकी नजर जाती है? काव डंग पे। सिंपल है ना, गाय का गोबर। गाय का गोबर सबसे ज्यादा उत्तम होता है हमारे खेत के लिए। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा है किचन वेस्ट। किचन वेस्ट, किचन वेस्ट जो हमारा कचरा घर से जो हमारे क्या होते हैं, जो सब्जी वगैरह के जो वेस्टेज वगैरह छिलके वगैरह होते हैं उसको क्या कहते हैं, हम मिट्टी में गाड़ते हैं, उसको सराते हैं, स्पॉइल करते हैं, वापस से उसको खाद बना देते हैं। तो ठीक है, उसी को यूज करने के लिए बोला है। दूसरा है हमारा टू मेंटेन द लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल का जो प्रिंसिपल इसका क्या है? सॉइल की फर्टिलिटी को लॉन्ग टर्म के लिए क्या है, बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तब क्योंकि अगर आप मान लो आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हो अपने फायदे के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो वो क्या होता है, वो एक टाइम दो टाइम के लिए वो सही है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हो तो क्या हो सकता है, वो हमारा जो है लॉन्ग टर्म के लिए यूज करने पे सॉइल जो है वो डिग्रेड हो जाएगा। डिग्रेड हो जाने के बाद क्या हो जाएगा, वही खराब हो जाएंगे। जो लोग कहते हैं कि बंजर हो गया हमारा जमीन, वही। तो चलिए हमारा थर्ड क्या है, टू अवॉइड ऑल फॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टेक्निक्स। तो ठीक है, पोल्यूशन जो है हमारा, पोल्यूशन हर तरह के पोल्यूशन होते हैं। पोल्यूशन का अगर मैं व्याख्या करने बैठूं तो पता नहीं कितने घंटे का ये लेक्चर हो जाएगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। पोल्यूशन जो है बहुत तरीके का होता है, जैसे कि हमारा जो है वो पहला एयर पोल्यूशन हो जाएगा, वाटर पोल्यूशन हो जाएगा, सॉइल पोल्यूशन, बहुत टाइप के जो है पोल्यूशन इसमें काउंट होंगे। ठीक है, तो इसको मैं मिटा ही देता हूं तो वो बेटर रहेगा। तो पोल्यूशन को जो क्या करना है, अवॉइड करना है एग्रीकल्चर टेक्निक्स को यूज करते हुए। ठीक है, उसके बाद क्या है, टू प्रोड्यूस फूड स्टफ्स ऑफ हाई न्यूट्रिशनल क्वालिटी एंड सफिशिएंट क्वांटिटी। न्यूट्रिशनल क्वालिटी क्या होता है, जिसमें न्यूट्रिशन भर भर के हो। ठीक है, उसकी क्वालिटी जो है आपको बढ़ा के रखनी है, सुफिशियंट मात्रा में क्वांटिटी को देना है। जैसे कि मान लो जो आपको खाने की जरूरत होती है एक रोटी, ठीक है, एक रोटी जो आप खाते हो, और अगर आपको 5 रोटी दे दिया जाए तो या तो वो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, या फिर आप क्या कर सकते हो, उसे अपटेक नहीं कर सकते हो। ठीक है, अपटेक नहीं करोगे तो वो भी इनडायरेक्टली वेस्ट ही हो जाएगा। तो इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद क्या, टू रिड्यूस द यूज ऑफ फॉसिल एनर्जी। अब फॉसिल क्या होता है, आपने बहुत बार सुना होगा फॉसिल एंड फ्यूल के बारे में। तो फॉसिल एनर्जी जो है आपको मिनिमम कर देना है, रिड्यूस कर देना है, जलाया हुआ वाला चीजें जो है उसको कम कर देना है। ठीक है, टू गिव लाइफस्टॉक कंडीशंस ऑफ द लाइफ दैट कन्फर्म द फिजियोलॉजिकल नीड। अब क्या होता है, जैसे कि एक सभी की नीड होती है। ठीक है, जैसे आपको मिट्टी देख करके क्या नजर आता है, पहले सूखी मिट्टी, गीली मिट्टी। लेकिन जब आप प्लांट उसमें ग्रो करते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है, उसकी आपको नीड पता चलती है कि प्लांट ग्रोथ नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, उसमें मिट्टी में क्या कमी है। अगर आपने काऊ डंग बहुत समय से नहीं लिया है, कुछ नहीं किया है, तो कैसे होगी। ठीक है, तो इसकी जो क्या सकते हैं कंडीशंस वगैरह जो है, फिजियोलॉजिकली जो नीड है उसको आपको कंफर्म करना है, पूरा करना। नेक्स्ट क्या है हमारा, टू अलाउ प्रोड्यूसर टू अर्न ए लिविंग थ्रू देयर वर्क एंड डेवलप देयर पोटेंशियलिटीज एज अ ह्यूमन बीइंग। तो सिंपल सा समझे, अगर हम मानवता की बात करते हैं तो हम उतना ही प्रोड्यूस करेंगे जितना हमारे जीने के लिए जरूरत हो। बहुत ज्यादा जो है हम उसको यूज नहीं करेंगे, ताकि क्या हो, वो वेस्ट हो जाए और दूसरे तक ना पहुंच पाए। तो ये एक तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मेन पिलर्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या है पिलर्स है। पिलर्स जो है ऐसे ड्रॉ किया गया है ताकि आपको समझ में आए, ये घर के पिलर्स जैसे होते हैं वैसे ही ऑर्गेनिक फार्मिंग के पिलर्स हैं। पहला क्या है, ऑर्गेनिक थ्रेशोल्ड स्टैंडर्ड्स। इसके थ्रेशोल्ड स्टैंडर्ड्स क्या क्या है। दूसरा का क्या है, रिलायबल मैकेनिज्म रिगार्डिंग सर्टिफिकेशन एंड रेगुलेटरी अफेयर्स। आपको मैकेनिज्म जो है, आपके जो यूज करने की जो क्षमता है, कैसे आप यूज करते हैं सर्टिफिकेशन के लिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी पैकेज बहुत इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी का भी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज करते हैं ऑफकोर्स। जैसे कि हम ट्रैक्टर्स वगैरह प्लगिंग के लिए यूज करते हैं, तो ये रिलायबल है, उस चीज का तो यूज करते हैं। उसके बाद है हमारा इफिशियंट एंड फेबल मार्केट नेटवर्क। तो हमें जो है वो नेटवर्क हमें बनाना पड़ेगा। नेटवर्क इन द सेंस वो होता है, जैसे कि आप एग्जांपल से समझो, अगर मान लो आपने
राइस या मेज का जो है आपने क्या किया, खेती किया तो आप इसको क्या करोगे, सेल करने के लिए मार्केट तो ढूंढोगे ना। तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मार्केट ऐसे ढूंढोगे जहां आपको बेनिफिट हो, आप बता सकते हो कि हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है तो एक ऐसा जो है वो ठप्पा लग जाता है, ठीक है। एक ऐसा कहते हैं कि एक मोहर लग जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। और क्यों लग जाता है, क्योंकि आज आपको देखने को मिल रहा है बहुत सारे जो है कैंसर के पेशेंट्स है, बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे थायराइड, बहुत सारे देखने को मिलेंगे कि क्या क्या डायबिटीज वगैरह, बहुत सारे जो है पेशेंट्स बन चुके हैं। किसी का लीवर का प्रॉब्लम है, किसी का डाइजेशन का प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि अ, अब ये भी देख सकते हो, अब बहुत सारा आप देख सकते हैं कि पोवर्टी जो है, अर्ली जो है वो मेंस्ट्रुअल आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, तो ये सब जो है साइकिल वगैरह चल रहा है। ज्यादातर जो है वो हमें यूज कराते हैं पेस्टिसाइड्स वगैरह, ठीक है। पेस्टिसाइड्स का जो ज्यादा यूज होता है हम खाते हैं, जो लोग की जो है मोटिलिटी जो है, मोटिलिटी रेट क्यों बढ़ रही है, अर्ली अर्ली एज में क्यों लोग जा रहे हैं, है ना। अर्ली एज में जाने का रीजन ये भी है कि हम हमें जो खाना खाना चाहिए, जो हमें शुद्ध खाना खाना चाहिए, वो हमें मिल नहीं रहा है। तो हम एक्चुअल में अभी क्या खा रहे हैं, एक्चुअल में जो हम खा रहे हैं वो क्या है, वो है पॉइजन, पॉइजन है। अब इतना सही नहीं होगा लिखना पॉइजन, लेकिन पॉइजन ही खा रहे हैं, ठीक है, मानो या ना मानो, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम जान लेते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री तो हमने बहुत बार समझ लिया है, ठीक है। फिर भी हम आपको बताते हैं कि हिस्ट्री जो है वो कैसे शुरुआत हुई, कैसे कैसे ये वर्क करता है और क्या क्या इम्पोर्टेंट है, ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं एंशियंट रूट्स, मतलब जो हमारी दादा परदादा की जो है उसके बारे में हम समझ लेते हैं क्या एंशियंट है। तो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स की बात है। द ग्रेट इंडियन सिविलाइजेशन थ्रिव्ड ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे निर्भर थी, ठीक है। प्रोस्पिरस कंट्री, अब क्या होता है, प्रोस्पिरस कंट्री क्या होता है, अब इसका मतलब आपको समझाने से पहले ये समझा देता हूँ कि ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश के टाइम का बात कर रहे हैं हम, जब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो है वो हमने प्लांट लगाना शुरू किया था, एनिमल का जो प्रोडक्ट है उसको फर्टिलाइजर बनाना शुरू किया था, फिर पेस्टिसाइड्स यूज किया था, इट वाज द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो देखिए पहले तो हमारा क्या है, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पे थे, सब कुछ सही चल रहा था। अब ये सोचोगे कि अगर अगर सही था, अगर हम सब कुछ शुद्ध ले रहे थे, तो इसकी क्या जरूरत पड़ेगी, क्या जरूरत पड़ गई ये केमिकल्स की, क्या जरूरत पड़ गई ये हाइब्रिडेशन की, क्या जरूरत पड़ गई हमें केमिकल फार्मिंग की, क्या जरूरत पड़ गई। तो मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअल में क्या हुआ, ठीक है। द स्कैर्ड काउ, द स्कैर्ड काउ worshipped as a scared animal from God provided milk, बुलॉक्स फॉर फार्मिंग एंड डंग्स यूज एज फर्टिलाइजर। तो देखिए सिंपल सा हम कहते हैं, अगर आप भी अभी सुनते होंगे कहीं ना कहीं कि गाय के बारे में। अब गाय क्या होता है, गाय, जी हाँ, गाय जो है हमारा, गाय बैल ये सब क्या है, तो गाय हमारी माता है। अब गाय को ही माता क्यों बोलते हैं, गाय जो हमारी माता इसलिए होती है क्योंकि यहाँ हम इसके क्या करते हैं, इससे हम बहुत कुछ चीज लेते हैं, इनसे जो है हम मिल्क ले रहे हैं, ठीक है, मिल्क ले रहे हैं, इनका हम जो है वो यूरिन यूज कर रहे हैं, इनका जो है हम डंग यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इतना से नहीं मान रहे हैं तो जो बैल होता है हमारा, उससे हम क्या चीज कर रहे हैं, प्लगिंग के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्टली जो है वो एग्रीकल्चर में ये कहते हैं कि जो हम 100% जो है जो हम इन लोग का हम लोग यूज कर ले रहे हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो अब बहुत सारे जो है वो मशीन्स वगैरह आ गए हैं, ट्रैक्टर्स वगैरह आ गए हैं, जो इसका यूजेस कम गया है। फिर भी अभी रूरल एरियाज की हम बात कर लेते हैं तो वहां अभी भी यूज होता है, क्यों, क्योंकि ये कॉस्ट इसका जो होता है वो क्या होता है, चीपर होता है। और इसे हम छोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि एक तो एनिमल पे हम लोग अत्याचार कर रहे हैं, वो तो है ही। इसके साथ साथ क्या होता है, ये थोड़ा सा क्या होता है, टाइम इफेक्टिंग, टाइम जो है वो ज्यादा ले लेते हैं, टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा ज्यादा है। और ये स्लो वर्क होता है, इसके लिए जो है वो हम उसको यूज कर रहे हैं, और ज्यादा जो है वो डीप हम प्लगिंग नहीं कर पा रहे, ठीक है। अब हम जानते हैं कि बात कर लेते हैं केमिकल फार्मिंग की, ठीक है। तो केमिकल फार्मिंग के बारे में अगर हम बात कर ले तो केमिकल फार्मिंग जो हमारा 1960 में यूज हुआ था, बहुत बार आगे चल जा रहा है भाई साहब, 1960 का जो है वो शिफ्ट हो गया था 1960 में।
केमिकल फार्मिंग के 1950s टू 60s जो है पॉपुलेशन बूम किया था। नेचुरल जो है क्लाइमेटिक्स जो है वो सेवरे फूड स्कार्सिटी हो गया था। गवर्नमेंट फोर्स कर रही थी इंपोर्ट करने के लिए। इंपोर्ट मतलब पहले क्या, अभी मैंने पहले आपको क्या बताया एक्सपोर्ट के बारे में, ठीक है। एक्सपोर्ट मतलब सामान को भेजना। तो इतना कम गया था जब हमें इंपोर्ट की बात आ रही थी। इंपोर्ट क्यों हो रहा था? क्योंकि हम 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग पे थे, तो हमारा प्रोडक्शन उतना हाई रेट में नहीं मिल रहा था जितना हमें चाहिए था। तो इसके लिए जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल फार्मिंग का जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। जहर बनाना जो है वो शुरू हमने कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमी क्या हो रही थी, इकोनॉमी खराब हो रही थी। हमारे पास खाने के लिए उतने नहीं थे, मतलब खाने के लिए थे लेकिन बेचने के लिए उतने नहीं थे। तो हमने अपने इकोनॉमी के लिए, हमने अपने इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए हमने क्या किया? हमने किया मिट्टी को खराब, और हमने केमिकल फार्मिंग जो है वो यूज करना शुरू किया। उसके बाद क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन किनके द्वारा आया? एम एस स्वामीनाथन। ये याद रखेंगे, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन किसने दिया? तो एम एस स्वामीनाथन। जिसमें जो है वो हेक्टेयर को खरीद करके लैंड को जो है अंडर कल्टीवेशन किया और हाइब्रिड सीड इंट्रोड्यूस किया। नेचुरल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड रिप्लेस करके केमिकल लार्ज फैक्ट्रीज स्टैब्लिश्ड हुई, ठीक है। और इसमें क्या हुआ? देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन जो है जिसको हम हरित क्रांति कहते हैं, तो ये बहुत ज्यादा जो है वो यूजफुल था उस टाइम के लिए। और हाइब्रिड सीड लाया गया। हाइब्रिड सीड एक्चुअल में होता क्या? ये है हमारा हाइब्रिड सीड, ठीक है। तो हाइब्रिड सीड का काम क्या है अब मैं आपको बताता हूं। जैसे ना एक, जैसे आप मानो कि एक रामू है और एक श्यामू है, ठीक है। रामू श्यामू ऐसे करके नाम समझ लो। एक ने आम खाया, गुठली फेंका, पेड़ निकला, और उसके बीज जो लगाए उसमें से फल एक दो हुए, वो छोटे हुए। श्यामू क्या किया? मार्केट गया, हाइब्रिड सीड लाया, उसने प्लांट लगाया, उसके ढेर भर बड़े बड़े फल निकले, ठीक है। अब क्यों ऐसा हुआ? देखिए हाइब्रिड सीड क्या होता है? हाइब्रिड सीड एक्चुअल क्या होता है? वो होता है ट्रीटेड सीड, ठीक है। ट्रीटेड सीड, और उसमें बहुत सारे चेंजेस किए जाते हैं। चेंजेस कैसे किए जाते हैं ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फर्स्टली जो चेंजेस होता है हाइब्रिड सीड में, पहले क्या होता है कि हम हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं, जो अगर मान लो कि किसी सीड का जो है क्षमता कम जाता है, मान लो कि सीड में और आपको ग्रेन में जो है वो फर्क है, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। तो सीड क्या करता है? उसको ट्रीटेड करता है, लैब में ले जा करके क्या करता है? इसको ट्रीट किया जाता है, इसमें दवा वगैरह मिक्स किया जाता है ताकि क्या हो? रेसिस्टेंट हो, रेसिस्टेंसी हो, रेसिस्टेंट वाला। जैसे मान लो कि इसमें कोई कीड़ा लग रहा है, कीड़ा लग रहा है तो कीड़ा से बचाव के लिए कम आ रहा है तो उसको ज्यादा ज्यादा पैदावार के लिए जो है हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है, ठीक है। अब केमिकल्स का तो मैंने आपको बता दिया है कि केमिकल क्यों यूज किया गया था। 1990s का जो है रिजल्ट जो है वो क्या आ गया था? Feared millions would die of hunger in mid 1970s, but the revolution showed impact by the 1990s. India has surplus food grains and become an exporter again. देखिए सबसे पहले आपको क्या बोला था कि हमारा जो इंडिया है वो एक्सपोर्ट करता है। 50% जो है हमारा क्या है? ऑयल सीड्स जो है हमारा एक्सपोर्ट कर रहा था, जो हमने पहले वाले आपको पहले वाले जो है ये स्लाइड्स में बताया है। चलिए फिर से वापस से हम आपको स्लाइड्स में दिखा देते हैं कि जहां पे हमको आपको समझा सकूं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, जो आइलसीड्स वगैरह जो एक्सपोर्टर है यहाँ पे, ठीक है। तो एक्सपोर्टर जो है वो तब था, उसके बाद क्या हुआ? धीरे 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 जो है वो ऐसी अवस्था आ गई जहां पे सरकार ने बोला कि हमें अब इंपोर्ट करने की जरूरत है। हमें क्या करने की जरूरत है? इंपोर्ट करने की जरूरत। तब जो है हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हरित क्रांति। हरित क्रांति के बाद क्या आया? वो केमिकल फार्मिंग जो है उस टाइम ही शुरू हुआ था। और उसके बाद जो है 1990s जो है वो सरप्लस, हमारा फूड सरप्लस बढ़ा, ग्रेन्स जो है वो वापस से एक्सपोर्टर के लिए, मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए दोबारा से तैयार हो गया। मतलब हमारे पास इतना आ गया कि हम भेज सकते हैं दूसरे देशों, ठीक है। देखिए अब आपको मैं समझा देता हूं इसके डार्कर साइड क्या होता है। डार्क साइड में आपको बहुत कम बताया है। केमिकल फार्मिंग के डार्क साइड क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो रही थी। यहाँ पे क्या है? लैंड इज लूजिंग इट्स फर्टिलिटी। फर्टिलिटी क्या होता है? उर्वरक। फर्टिलिटी मतलब कह सकते हैं कि हमारी जो जो हमारी स्ट्रांग, जैसे हम स्ट्रांग है वो वीक हो रहा है, हमारी क्षमता नहीं है प्रोड्यूस करने की, उसको कहते हैं फर्टिलिटी जो है
वो कर रहे हैं, डिमांडिंग जो है लार्जर क्वांटिटीज ऑफ फर्टिलाइजर एवरी सीजन। अब सीजन ये नहीं कि साल, सीजन जो होता है हमारा, सीजन आपको मैं बता देता हूँ कि सीजन बहुत तरीके के सीजन होते हैं, आपने सीजन पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आगे चल के आपको पढ़ना पड़ेगा। पहला क्या होता है, रबी क्रॉप, ठीक है, रबी होता है, खरीफ होता है, और एक और क्या होता है हमारा, बताओ कमेंट करके जल्दी बताओ। चलो आप बताओगे उससे पहले मैं ही बता देता हूँ, जेड क्रॉप, ठीक है। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन में से ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रबी और खरीफ। तो ये जो साइकिल चलते हैं, सीजन चलते हैं, सीजन जो होता है हमारा, तो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटीज में, लार्ज क्वांटिटीज में हमें क्या चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए एवरी सीजन। और उससे क्या हो रहा है, हमारे केमिकल्स का यूजेस बहुत ज्यादा हो रहा है, केमिकल फार्मिंग जो है वो ज्यादा हो रहा है, तो हमें क्या हो रहा है, हमारी फर्टिलिटी जो है वो कम हो रही है। किस चीज की, लैंड की, लैंड मतलब भूमि की, ठीक है, सॉइल की। Pests are becoming immune to pesticide, required stronger, costlier and more. अब आपको ये बहुत आसान लग रहा होगा समझने में, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इन्वायरमेंटली जो है वो डैमेज कर रहा है केमिकल, और कैसे केमिकल जो है डैमेज कर रहा है, क्यों आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग पे स्विच होना चाहिए। देखिए, अभी जो है इंडिया, अभी कौन सा स्तर में नहीं जानता हूं, लेकिन मैं 90s से बात कर रहा हूं अभी तक, तो अभी तक जो भी हुआ है, हमने मिट्टी को क्या किया है, मिट्टी को हमने मारा ही है, अंदर जो है ग्रोथ को हमने क्या किया है, बहुत जो है तकलीफ दिया है, इसको खराब किया है हमने। तो किस चीज के लिए किया, पेस्टिसाइड्स को यूज किया है, स्ट्रॉन्गर जो है, कॉस्टलियर पेस्टिसाइड्स तो है, महंगा तो हमने लिया है, क्यों लिया है, तो क्योंकि पेस्ट वगैरह इंट्रोड्यूस हुआ, और पेस्ट इतने ज्यादा आ गए, जो हमने इतने फॉर्म में पेस्टिसाइड्स यूज किया है, तो वो क्या हो गए, वो जो है, जो इम्यूनिटी उसका जो है स्ट्रांग हो गया है, वो क्या हो गए, सॉरी, वो हो गए रेसिस्टेंट, रेसिस्टेंट हो गए हैं। अब रेसिस्टेंट क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि अगर आपने किसी चीज को, ये आप ना रैट को लेकर के चलो, ठीक है, रैट को लेकर के चलो, चूहा को आप डेली थोड़े थोड़े करके अगर आप जहर देते हो, ठीक है, एक बार में नहीं, थोड़े थोड़े करके जहर देते हो, तो उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हो सकता है कि वो वोमिटिंग करे, वो अनकॉन्शियस हो जाए थोड़ी देर के लिए। लेकिन अगर डेली 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 आपको देते हो ना, तो ये क्या हो जाता है, ये इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है, इसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है, उसके बाद क्या हो जाता है, ये जो होता है वो रेसिस्टेंट हो जाता है, ठीक है। रेसिस्टेंट हो जाने के बाद क्या होता है, इसको अगर आप ज्यादा जहर ज्यादा भी मात्रा में दे दो ना, तो वो मरेगा नहीं, ठीक है, बेहोश होकर रह जाएगा। तो यही जो है वो सिस्टम हो रहा है हमारा, पेस्टिसाइड्स को यूज करके पेस्ट वगैरह जो है वो मर नहीं रहे हैं, ठीक है। ये इन्वायरमेंटली डैमेज कर ही रहा है, केमिकल्स, केमिकल्स फर्टिलाइजर तो कर ही रहा है, साथ साथ में इसकी जो फैक्ट्रीज वगैरह जो आपको देखने को मिल रहा है, वो वगैरह जो है वो बहुत ही ज्यादा हमें डैमेज कर रही है। जैसे कि वो वाटर को डैमेज कर रही है, वाटर में इसका क्या जाता है, एक जॉब्स वगैरह जो है, उससे हमारा एयर पोल्यूशन भी होता है, वाटर पोल्यूशन, बहुत तरीके के पोल्यूशन होते हैं। तो इस पे हम बात ना करें तो भी ठीक है, ठीक है। तो सॉरी, अब क्या हम बात कर लेते हैं, increased farming costs lead farmers into the trap of money lender and leading to exploitation and suicides। अब बात आती है बहुत ही ज्यादा अहम बात, क्या है हमारा, देखिए, फार्मिंग कॉस्ट हमारा बढ़ रहा है क्योंकि हम पेस्टिसाइड्स को यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो मिट्टी को खराब कर दिया, मिट्टी को खराब कर दिया, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फर्टिलाइजर, क्या चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं भाई साहब, एक्सपेंसिव होते हैं, तो ज्यादा पैसे लगेंगे, ज्यादा पैसे लगेंगे तो मतलब किसको लग रहा है ज्यादा पैसा, तो फार्मिंग करने के लिए। फार्मिंग कौन करता है, तो हमारा फार्मिंग करता है फार्मर, मतलब एक किसान। अरे किसान फार्मिंग करता है, अगर ज्यादा पैसा लगाएगा, मान लो कि 100 रुपया लगाएगा, जहां पे उसकी जरूरत है 20 रुपए की, तो उसको लॉस तो होगा ना, लॉस नहीं होगा तो बचत भी उतना ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसको तो वापस से उसको रेट वो मिलने नहीं है, जो रेट जो है वो मिलता है, क्योंकि यहाँ से बीच में कौन खा जाता है हमारा, बीच में हमारा खा जाता है मिडिल मैन। अब कैसे खाता है ये आपको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मिडिल मैन बीच में खाता है, जिसको हम दलाल बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम जानते हैं कि क्या होता है, ये शिफ्ट करते हैं ऑर्गेनिक पे वापस से, ठीक है। कंज्यूमर्स एंड फार्मर्स आर शिफ्टिंग बैक, सीन एज द हेल्दियर एंड सस्टेनेबल ऑप्शन। कंज्यूमर आर विलिंग टू पे हायर प्रीमियम, हाई डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डिमांड। अब आपको मैं समझा देता हूँ एक्चुअल में पूरा खेल क्या है। पहले हमने क्या किया, पहले हमने जमीन को बर्बाद किया, पहले हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स लगाए, क्यों, क्योंकि हमें एक्सपोर्ट करना था, एक्सपोर्ट करना था, हमारे पास खुद के उतने थे नहीं जो हम एक्सपोर्ट करें, हमारे पास अनाज उतने नहीं थे, हमारे पास स्टॉक उतने नहीं थे, तो हमने वापस से क्या किया, मारना शुरू किया,
किसको? अपने खेतों को, लोगों को नहीं। अब इनडायरेक्टली कहे तो लोगों को मारना भी शुरू किया। अब क्या होता है? अब होता है कि विदेश, मतलब विदेश कहने का मतलब कि जो आ, हमारे एशिया में ही कह लो या फिर एशिया से बाहर कह लो, मिडिल ईस्ट साइड कह लो, यूएस, यूएन, ये सब, यूके वगैरह, तो वहां से अब क्या आया कि देखने लगे कि अब हम लोगों को पेस्टिसाइड वगैरह खिला रहे हैं, बहुत सारा इश्यूज आ रहे हैं, तो उन लोगों ने वापस से किस चीज पे शिफ्ट करना शुरू किया? वापस से हेल्दी रहना शुरू किया, सस्टेनेबल जो है उनका ऑप्शन बढ़ने लगा, वापस से सोचे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पे टूट पड़ते हैं। तो नॉन ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड जो है उन्होंने एक टर्म लागू किया, ठीक है, एक मार्केट में, जो कि पहले रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक। तो अब इसमें क्या है, अब बड़े बड़े जो फार्मर है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग तो नहीं करते हैं, लेकिन कुछ फार्मर जो है अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग पे डिपेंडेंट है। कुछ स्टेट जो है वो, जैसे कि आपको क्या बताया था, अपने यहाँ जो है वो कौन है? अपने यहाँ है हमारा प्यारा सा सिक्किम। अब आपको ही पता होगा, सिक्किम स्टेट बाद में बना, पहले जो था वो एक कंट्री ही था, छोटा सा, ठीक है। तो ये 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग का दावा करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो लोगों को रिच बना रही है, हालांकि प्रोडक्शन उतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन लोग जो है वो ज्यादा पैसा देने को राजी है। क्यों? क्योंकि हेल्थ उनको सुधारना है। चलिए, अब एक इंडेक्स को समझ लेते हैं, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। चलिए, अब हम इस इंडेक्स को समझ लेते हैं, जो कि हमारा ग्लोबल पर्सपेक्टिव, जो कि इंडियाज के मैक्रो डाटा को जो है वो निर्धारित करता है। टेबल 1 जो है हमारा परसेंटेज पे डिपेंड करेगी, एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग ग्लोबली, ठीक है। सोर्स जो है वो आपको बता दिया है, आप चाहो तो नेट पे चेक कर सकते हो। ये दो आप सर्च करोगे तो आपको इसका रिसर्च पे मिल जाएगा, ठीक है। रॉय चौधरी ETL 2013 का जो है ये डाटा है, आप चेक कर सकते हो। देखिए, यूएसए 0.23% जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग में ग्लोबली जो है वो करता है। 8% जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ऑस्ट्रिया, सॉरी, ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रेलिया है 2.2%, यूके 4.22%, जर्मनी। और हमारा इंडिया का क्या है परसेंटाइल? 0.03। क्योंकि वापस से हम कहा चले गए? लालच की तरफ चले गए। क्यों? क्योंकि हमें एक्सपोर्ट करना था, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। ये आप ग्राफ देख सकते हैं, वैसे बहुत ज्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग का कौन सा स्टेट जो है 100% है, वो सिक्किम आएगा, तो आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा का जो है हम टेबल को हम समझ लेते हैं, स्टेटस ऑफ ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्शन जो है हमारा इंडिया में कहाँ है। टोटल एरिया अंडर सर्टिफाइड ऑर्गेनिक जो है 2.8 मिलियन हेक्टेयर है। टोटल प्रोडक्शन जो है हमारा कितना टन है, देख सकते हैं, 585,970 मिलियन टन जो है वो इतना होता है प्रोडक्शन। तो ये नंबर ऑफ फार्मर्स जो है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं उसका डाटा जो है वो निकाला गया। चलिए, अब समझ लेते हैं इंडिया आज की जो है एक्सपोर्ट करने की स्टोरी जो है, मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में बताया था। यहाँ पे आप ब्रीफ में देख सकते हैं कि कैसे कैसे कहाँ से स्टार्ट हुआ। 2007 से 8 की बात करते हैं, जो कि एक्सपोर्ट बूम किया था। 86 आइटम एक्सपोर्ट हुए थे, ठीक है। टोटल वॉल्यूम कितना था? यहाँ पे देख सकते हैं, 37,533 मैट्रिक टन, ठीक है। रियलाइजेशन हुआ था यूएस का, जो कि 1% था। 30% ग्रोथ जो हुआ था वो देख सकते हैं कहाँ कहाँ, किस किस जगह पे कहाँ कहाँ हमने भेजा था, ये यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, स्विट्जरलैंड, साउथ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, कॉटन लीड्स जो है हमारा प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा था। कॉटन जो है हमारे यहाँ से भेजा जा रहा था, ठीक है। कितना था? तो 16,503 मिलियन टन था, मैट्रिक टन का है, सॉरी, ठीक है। उत्तरांचल जो है वो वाले क्षेत्र, मतलब उत्तराखंड वाले जो क्षेत्र मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो सिक्किम वाला जो क्षेत्र है वो ऑर्गेनिक स्टेट में आता है, काउंट होता है। तो यहाँ जो है वो प्रोडक्शन ज्यादा है। महाराष्ट्र में 5 लाख हेक्टेयर जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में आता है सिंस 2003, ठीक है। ये डाटा पहले का है, तो आप उस टाइम का जो है वो डाटा चेक कर सकते हो, क्योंकि आपको मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ, ठीक है। एनजीओ जो है वो एक्शन लेने लगा था, क्योंकि जो है आपको पता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग किस मामला में सही है, किस मामला में जो है हमारा केमिकल फर्टिलाइजर जो है, हमारे केमिकल फार्मिंग जो है वो गलत है। वो आप देख सकते हैं, वार्निंग अलर्ट जो है वो भी जारी किया गया था।
Transitions, identify the landing, non-payment of the premium price during the transition, the stake, lack of the storage facility, cash urgencies, 70% crop value paid for stored। अब देखिए सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम हमारा कहाँ है। देखिए पहला तो हमारा है कि हमने बहुत सारा फसल उगाया है तो हमें एक्सपोर्ट करना है। अगर एक्सपोर्ट नहीं करते हैं तो हमारे पास क्या है, सबसे बड़ा इशू है स्टोर की। ठीक है, यानी कि हमारे स्टोरेज जो है उसकी कैपेसिटी नहीं है, बहुत ज्यादा कम है, तो उससे क्या होता है, डिग्रेड होता है। और अनाज में आपको पता है कि जो ज्यादा दिन तक हम स्टोर नहीं कर सकते, करेंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा उसके कॉस्ट लगते हैं, किस चीज के, मेंटेनेंस कॉस्ट लगते हैं। तो ये सब भी ड्रॉबैक हमारे यहाँ है थोड़ा। चलिए अब हम आगे जान लेते हैं एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के बारे में। ठीक है, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के बारे में हम समझ लेते हैं थोड़ा सा कि एक्चुअल में क्या क्या है, कौन सी डाटा जो है आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो पहले आप ये डाटा देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, चाहो तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कितना कितना टन जो है हमने एक्सपोर्ट किया था, क्या परफॉर्मेंस थी हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग के फूड प्रोडक्ट्स की। सीरियल्स की बात कर लेते हैं जिसमें क्या क्या आता है, व्हीट आता है, राइस आता है, मेज आता है, कॉर्न आता है। पल्सेस में रेड ग्राम, ब्लैक ग्राम। फ्रूट्स में बनाना, मैंगो, ऑरेंज, पाइनएप्पल, पैशन फ्रूट, कैश्यू नट, वालनट, और साथ में लीची भी हमारा बहुत अच्छा एक्सपोर्टर है। ऐसा नहीं कि हम बिहार से हैं तो बिहार को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए ऑयल सीड्स जो है हमारा, और ऑयल की सोयाबीन और सनफ्लावर, मस्टर्ड, कॉटन सीड्स, ग्राउंडनट, कैस्टर, ये सब जो है वो ज्यादा एक्सपोर्ट होते थे। ठीक है, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस आपको डाटा यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, और यहाँ पे हाउस वगैरह भी देख सकते हो। बाकी इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, बाकी आपको नोट्स मिल ही जाएगा अगर फिलहाल आप चाहते हो याद करना तो। ठीक है, चलिए थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आगे आने वाला जो लेक्चर है जिसमें हम बहुत ही ज्यादा जो है वो बारीक से समझने वाले हैं इसके स्कीम के बारे में, और क्या क्या चीजें जो है इसमें देखने को मिल रही है। ठीक है, इसके बारे में तो फिलहाल हम क्या समझ लेते हैं, कौन कौन से स्कीम जो आता है हमारा। पहला जो है हमारा एनपीओएफ। एनपीओएफ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट मोर देन एनएचएम। एनएचएम क्या है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, और ये आपको बाद में भी पढ़ने को मिलेगा, बीएससी में, एमएससी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या था एक्चुअल में ये मिशन। तो पहला जो है नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन जो है वो असिस्टेंट 25% टू 33% ऑफ द फाइनेंशियल आउटले। ठीक है, सेलिंग ऑफ RS 40 लाख टू 60 लाख प्रोवाइडेड एट बैक इंडेड सब्सिडी थ्रू नवाड। नवाड के थ्रू जो है इतने पैसे जो है वो मिलते थे। ठीक है, नवाड क्या है, नवाड जो है हमारा बैंक है जो हमारे लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब हम समझते हैं टारगेट क्या था हमारा, बायो पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन यूनिट, एग्रो वेस्ट कंपोस्ट यूनिट्स को लगाना। रिजल्ट जो है हमारा 56 बायो फर्टिलाइजर यूनिट्स लगे, 17 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वेस्ट कंपोस्ट यूनिट्स स्टैब्लिश किए गए। ठीक है, एडवोकेट्स इंटीग्रेटेड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड ऑर्गेनिक मैन्यो फर्टिलाइजर्स के लिए जो है हमने लगाया था। तो अब एक्चुअल में इसका क्या जरूरत है, एक्चुअल में इसका जरूरत इसलिए था क्योंकि हमारे पास क्या है, खाद के लिए, खाद बनाने के लिए ऐसा कुछ विधि नहीं था, ऐसा कोई जगह नहीं था। तो इसके लिए हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी था। दूसरा है एनएचएम, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। वर्मी कंपोस्ट यूनिट जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंट का 15% कॉस्ट जो है मैक्सिमम 30,000 बेनिफिशियरी जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, एडॉप्टिंग ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग 10,000 हेक्टेयर, मैक्सिमम 4 हेक्टेयर बेनिफिशियरीज दिए जाएंगे या दिए जा रहे हैं। ये पहले कह दो, दिए जा रहे हैं कह सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग सर्टिफिकेशन में 5 लाख फॉर ग्रुप फार्मर कवरिंग 50 हेक्टेयर, 50 हेक्टेयर पे जो है आपको 5 लाख तरफ जो है ग्रुप फार्मर्स को मिलेंगे। अब गवर्नमेंट का जो है स्कीम है प्रोमोटिंग ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसी में जो है अगला स्कीम क्या क्या है वो दो आपने तो समझ ही लिया था, आगे का जो है हम समझ लेते हैं। देखिए पहला है क्या है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, RKVY, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें असिस्टेंट फॉर प्रोमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोमोट करने के लिए ये बनाया गया है। तो ये सब जो है वो याद रखेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे जो है वो इसमें क्या कहते हैं स्कीम वगैरह है, सर्टिफिकेशन है। दूसरा क्या है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, NFSM, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। कॉमर्शियल क्रॉप के लिए 10,000 हेक्टेयर जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, किसको, पल्सेस और कॉटन को। ठीक है, बचाने के लिए।
अब बात ये कर रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं एक एक चीज को बारीकी से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ध्यान रहे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसा ही क्या है, आईसीएआर का जो है वो कंट्रीब्यूशन रहा है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका फुल फॉर्म है आईसीएआर का, जो कि एग्जाम भी आपको अगर ग्रेजुएशन करना है, मतलब बीएससी एग्रीकल्चर करना है तो आपको इसी का एग्जाम देना होगा, आईसीएआर का। और भी बहुत सारे एग्जाम है, आप ध्यान देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछे जाते हैं। ऑल इंडिया नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन सॉइल बायोडाइवर्सिटी और बायो फर्टिलाइजर आर&डी पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे क्या हुआ, यूज किया गया है। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं 14 एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कहीं कोई कसर छोड़ा है आपको बताने में, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका बता देता हूँ। ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोड्यूस करने के ऑप्टिमल कंडीशंस क्या क्या है, सॉइल पे हाई यील्ड्स मिलते हैं, गुड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स जो है वो यहाँ पे ग्रो होते हैं, द सप्लाई द इंटायर न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय द एनपीके। एनपीके क्या है, नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस जो है वो सेकेंडरी एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। ठीक है, और ये प्रोवाइड भी करते हैं। दे इम्प्रूव प्लांट ग्रोथ एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्लांट। ये क्या करते हैं, वो प्लांट की ग्रोथ को जो है वो क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। इम्प्रूव करना मतलब सुधार करना, ठीक है, और साथ साथ में क्या कर देते हैं, ये इनका काम एक और है, क्या करना है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज जो है उसको ठीक करना, ठीक है, प्लांट्स की। दे इम्प्रूव सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज, ग्रेनुलेशन, गुड टिल्थ, गुड एरिएशन, इजी रूट पेनिट्रेशन, इंप्रूव वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये आपको सॉइल वाले लेक्चर में अच्छे से बताया है, फिर भी मैं इसका एडवांटेज बता देता हूँ। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, सॉइल की एरिएशन जो होता है, मतलब जो आप पानी डालते हैं मिट्टी में, तो इसको रोकने की क्षमता, पानी अगर पानी आप डालो और ड्रेन हो जाए, नीचे से निकल जाए, तो रूट तक तो पहुंच नहीं पाएंगे, ड्रेन हो जाएंगे, नीचे चले जाएंगे एकदम। तो उसकी कैपेसिटी जो है इंप्रूव होती है, सॉइल के टेक्सचर जो है वो बने रहता है, आप कलर भी देख सकते हो, कोई मिट्टी एकदम सफेद हो जाता है उजली टाइप का, तो वहां पे आप देखते होंगे प्लांट्स वगैरह जो सही तरीके से ग्रो नहीं होती है। ये जो आपको फ्लावर्स देखने को मिल रहा होगा, ये आपको जो फ्रूट्स बर्ड्स देखने को मिल रहा होगा, ये सब जो है वो क्या होता है, वो ग्रो नहीं हो पाते हैं। ये फ्लावरिंग जो है वो फ्लावरिंग तो होगा, लेकिन क्या होगा, बर्ड जो है वो नहीं हो पाएगा, वो गिर जाएगा पहले ही। तो ये सब जो है वो इंपॉर्टेंट है। They improve soil chemical properties, supply retention, nutrition, promote favorable chemical reactions है। अब आपको ये भी समझाना है कि एक्चुअल में कुछ ऐसे प्लांट्स है जो जो केमिकल रिलीज करते हैं एक्चुअल में, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर नहीं आ पाया है अभी लेक्चर तो प्लीज कमेंट जरूर करें, इसके बारे में बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दे रिड्यूस द नीड ऑफ परचेज इनपुट्स, जो है इनपुट्स, जैसे हम क्या खरीदते हैं, जैसे हम कोई खाद वगैरह खरीदते हैं, तो वो क्या है, वो कम जा रहा है क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर का रेट बहुत ज्यादा है। कोई कोई जो 100 या 200 में आपको मिलता है ना, या फिर वो 1000 तक भी पहुंचता है, 10,000 तक भी आता है, जो आप डिपेंड करता है कि आप कितने दूर के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं। लास्ट क्या है हमारा, मोस्ट ऑर्गेनिक मैन्योर्स आर वेस्टेज ऑफ बाई प्रोडक्ट विच रिड्यूसेस द accumulated लोड टू पॉपुलेशन। अब क्या होता है, जैसे काउ डंग का और क्या यूजेस है, एक्चुअल में हम काउ डंग को खाद जैसे यूज करते हैं, या फिर उसके उगले बनाते हैं, कुछ भी यूज करते हैं। तो ऐसा कोई चीज जो है हम इसमें यूज करते हैं जिसका ज्यादा कोई यूज नहीं है, जो बाई प्रोडक्ट जो होता है हमारा वेस्टेज, जैसे कि डंग जो है वो एक्चुअल में क्या है, वो तो काउ का वेस्टेज है ना, मलमूत्र क्या है, उसको हम क्या करते हैं, उसको तो हम यूज कर रहे हैं ना, वो तो वेस्टेज है ना, वेस्टेज को ही हमने यूज लाया है। ऐसा तो नहीं है कि हमने किसी चीज को खराब करके बनाया है। ये चलिए, अब हमारा जो है, अब एडवांटेज तो हमने समझ लिया, किचन गार्डनिंग के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एडवांटेज जो है हमारा रह गया है, जो कि कंसीडर करेंगे कंप्लीट प्लांट फूड को। अब प्लांट फूड क्या होता है भाई साहब, मोर हेल्दियर न्यूट्रिशनली, जो है सुपीरियर फॉर मैन एंड एनिमल। देखिए हम कोई भी खाना खाते हैं, या आप कुकुम्बर ले लो ना, कुकुम्बर ले लो, या फिर आप या कोई भी, या फिर ब्रिंजल ले लो, कोई भी आप सब्जी खाते हो, या फिर कुछ भी, उसके छिलके जो है हम पील आउट करते हैं, पील आउट करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, उसको यूज में लाते हैं, और ये हम जो है खाद बना करके हम देंगे मिट्टी को, तो हमें इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ना, जानवर को भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस चीज के लिए प्लांट मोर रेसिस्टेंट टू डिजीज एंड इंसेक्ट्स, फ्यू केमिकल स्प्रे रिक्वायर। अब देखिए यहाँ पे, देखिए ऐसा नहीं है कि केमिकल को पूरा अपोज करना है, कुछ चीजें जो है वो आपको ऑर्गेनिकली जो है, अब तो नहीं, पहले कुछ बच जाता था, लेकिन अब इतना ज्यादा क्या जो है पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का जो है
अब यूज होने लगा है। क्यों होने लगा है? क्योंकि इंसेक्ट पेस्ट जो है वो बढ़ने लगे हैं, ठीक है। बढ़ने लगे हैं तो हमें यूज करने की जरूरत भी थोड़ा थोड़ा पड़ने लगा है, ठीक है। चलिए, इंक्रीज कंज्यूमर एंड विलिंगनेस टू पे मोर, avoid environmental chain reaction from the chemical sprays, prevent environment degradation। अब देखिए, एडवांटेजेस मैं आपको बता दिया हूँ कि एडवांटेजेस क्या है किचन गार्डनिंग का। तो देखिए कि एक्चुअल में हम क्या है, हम बहुत सारे जो है हर चीज का जो है हम उपाय निकाल के रखते हैं। तो पहला जो हमने क्या किया, जहाँ पे स्प्रे करने की जरूरत हुई तो हमने क्या किया, नीम तो आपने सुना ही होगा, नीम का हमने स्प्रे बना दिया, इंसेक्टिसाइड बना दिया। उस तरीके से क्या है, इन्वायरमेंट को डिग्रेड होने से बचा है। तो ये सब एडवांटेज है। बेसिक एम जो है हमारा डाइवर्सिफिकेशन क्या है, मच मोर सिक्योर, इनकम को सिक्योर करना है हमारा, ठीक है। तो इस चीज पे ही ध्यान देते हैं। आगे हम बढ़ते हैं किचन गार्डनिंग के ऊपर, जो कि हर एक घर में जो है ये होना चाहिए। और अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लीज जरूर सीख ले, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, ग्रोइंग वेजिटेबल इन द बैकयार्ड यूटिलाइजिंग डोमेस्टिक वेस्ट वाटर नीड सनलाइट वाटर प्राइमिटी कस्टमाइज ऑर्गेनिक इंटेंसिव। चलिए अब आसान भाषा में आपको समझा देते हैं, बैकयार्ड क्या होता है। कहते हैं ना कि घर का, अब देसी भाषा में बात करें तो घर के पीछे का पार्ट, पिछोड़ा है, या फिर ऐसा कोई एरिया जहाँ पे कोई ज्यादा यूज नहीं है उस लैंड का, घर के पास ही है। और घर के पास कहने का मतलब ये है, क्योंकि वो स्मॉल एरिया में होगा। किस चीज में होगा, स्मॉल एरिया में होगा। उसकी इरिगेशन जो होती है वो कहाँ से होगा, घर से हो जाएगा। इसकी देखभाल क्या होगी, घर से हो जाएगी, पास में रहेगा, आराम से जा सकते हैं। और ऐसी चीज लगाएंगे जो कि आपको किचन से संबंधित रेगुलर यूज हो। क्या आप लगा सकते हो इसमें, लगा लोगे आप टोमेटो, टोमेटो लगा लो। अच्छे हेल्थ के लिए आप क्या लगाओगे, ब्रोकोली लगा लो, या फिर आप ब्रिंजल लगा लो, कुछ भी आप लगाओ, ऐसे लगाओ, चिली लगाओ, या फिर कोरिएंडर लगाओ, जो डेली आपको यूजेस होता है वो सब चीजें आप लगा सकते हो। अब देखो, अब जो यू यूज करते हो, अब उसको क्या करना है, इसके लिए आपको एग्री फेयर का जो है एग्री फेयर जो है चैनल पे जाना है। वो हमारा ही चैनल है जो एग्री फेयर क्लासेस, जो इस पे आप लेक्चर देख रहे हो वो एग्री फेयर प्रैक्टिकल के लिए है, फार्मिंग या फिर बिजनेस से रिलेटेड है वो चैनल। उसमें प्रैक्टिकल सब वगैरह देखे जाते हैं। तब शॉर्ट्स वीडियोस में जाओगे ना, तो वहाँ पे देखोगे कैसे बनाना है। मतलब हमने ना किचन वेस्टेज के ऊपर हमने वीडियो बनाया है। हमने उसके कंपोस्ट कैसे तैयार करते हैं किचन वेस्टेज से, उसके बारे में भी बनाया वीडियो, तो वो वीडियो जरूर देखिए। तो इसका क्या हुआ, इसमें से हम लिए किचन में यूज किए, इसका पील वगैरह निकाले, यहाँ पे एक पीट किए, पीट मतलब एक गड्ढा खोदे और यही वापस इसमें गाड़े, इसको डिकम्पोज किए, खाद निकला, वापस से इसी खेत में यूज किए। तो ये क्या होता है, एक रिसाइकलिंग होता है। रिसाइकलिंग होता है तो क्या होता है, हमारा तो हेल्थ भी सही रहता है, वापस से हम हमें खर्च भी नहीं होता, मतलब हम हर चीज से सुरक्षित है। तो इसमें एडवांटेज क्या होगा, रिक्रिएशन होगा, एक्सरसाइज। देखिए ये बहुत अच्छी बात कही है, एक्सरसाइज आपका होगा जब आप खेतों में काम करते हैं ना। देखिए खेतों में काम करना जो है वो शर्म की बात नहीं है, वो एक्चुअली जो है वो आपका फिजिकल एक्सरसाइज होगा, वेजिटेबल का नॉलेज होगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपको आप फ्रूट्स भी आप लगा सकते हैं, फ्रूट के बारे में आप जानेंगे, इम्प्रूव करेंगे अलग अलग चीजें जो है, वो लिविंग जो है इम्प्रूवमेंट क्या कहता है, मतलब आप जीने, मतलब जिंदगी आप जीते हैं तो नॉर्मली तो आप जीते हैं, जॉब करते हैं या फिर आप कुछ भी करते हो, पढ़ते हो, कुछ भी करते हो, तो एक पर्पस होना चाहिए, रिले होना चाहिए, मतलब नेचर के साथ आप इंटरेक्ट करते हो। अगर आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो ना, तो आप एक एक चीज जो है आपका क्या होगा, आपका रिलेशन जो है वो प्लांट के प्रति क्या होगा, वो बढ़ते जाएगा। क्यों बढ़ते जाएगा, आपको ऐसा कोई इंसान नहीं है कि, मुझे नहीं लगता कि उसको पेड़ पौधे से दुश्मनी हो, खुन्नस हो, या फिर ऐसा हो कि नहीं यार मुझे प्लांट्स या फूल अच्छे नहीं लगते हैं। ऑफ कोर्स प्राकृतिक चीजें सबको अच्छी लगती है। तो इस चीज पे आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अब नोट एक जो है वो आप ध्यान रखोगे, इंक्लूड्स लेआउट ऑफ किचन गार्डन, ठीक है। लेआउट जो है आप इस चीज पे ध्यान नहीं दोगे, वो बस एग्जाम्पल के लिए बताया गया है, ठीक। चलिए अब हम आ जाते हैं, हमारा लास्ट जो है हमारा मेन क्या है, तो हमारा जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो, जो कि आपको टेस्ट खुद से देना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये टेस्ट देने में मैं आपकी हेल्प करूं, तो भाई क्यों नहीं हेल्प करूंगा, मैं आपकी हेल्प करने के लिए जो है वो तैयार हूं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या आ जाता है, पहला क्वेश्चन है एरिया रिक्वायर्ड इन किचन गार्डन फॉर सिंगल मेंबर। तो सिंगल मेंबर के लिए कितना रिक्वायरमेंट चाहिए, तो पहला है हमारा 20 मीटर स्क्वायर,
ठीक है। 20 मीटर स्क्वायर जो है वो काफी है। 10 मीटर स्क्वायर 10 बाई 10 का एक छोटा सा घर मतलब रूम होता है, एक हमारा कमरा होता है। 2 रूम लेके चलो आप, या फिर 1.5 रूम लेके चलो अगर आपका रूम बड़ा है तो, ठीक है, ऐसे करें तो 20 मीटर स्क्वायर रहेगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा है हमारा लीडिंग कंट्री इन प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा जो है प्रोड्यूस करने में कौन सा मतलब कंट्री है, तो वो है चाइना। चाइना भाई बहुत प्रोड्यूस करती है, इन सब चीजों पे बहुत ध्यान रखता है। उसके यहाँ ग्लास हाउस, ग्रीन हाउस, सब टाइप के हाउसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे कह सकते हैं कि आबादी ज्यादा है, आबादी ज्यादा है तो अब हर लोग तो अब पूरा किसान पे, फार्मिंग मतलब इस पे तो ध्यान देंगे नहीं, सबको अपना अपना खेती तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। हाँ, फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग आपको याद करना होगा क्योंकि इसका नाम है एल्बर्ट, कहा गया एल्बर्ट होवार्ड, ठीक है, ये याद रखेंगे, एल्बर्ट होवार्ड जो है फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब यह है टर्म क्वाइंड बाय, अब किसने ये टर्म दिया है? तो ये मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। लॉर्ड, याद रख सकते हो आप, NORTH, नॉर्थ, नॉर्थ बॉन्ड जो है उन्होंने ये टर्म दिया था, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का। अब डिक्लेयर जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट कब हुआ था, कौन सा हुआ था, ठीक है, ऑर्गेनिक स्टेट आपको पता है, सिंपल सा सिक्किम है, ठीक है, तो ये नहीं भूलना है। अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है वो आपको खुद से करके आना है, क्योंकि हमने सारा क्वेश्चन जो है करा दिया है, कहीं से कोई ऐसा कुछ नहीं है कि हमने नहीं कराया है सब कुछ, ठीक है, क्योंकि इसमें ड्रॉ कर रहा है तो ऑफकोर्स आप ड्रॉ करके दोगे, समरी वगैरह निकाल लोगे, एनएफएसएम का प्रोजेक्ट जरूर देखिएगा। कौन सा प्रोजेक्ट आपको देखने की जरूरत है? आपको एनएचएम जो है वो भी ध्यान रखेंगे, बाकी तो बहुत सारा जो है वो है ही, एक्चुअल में जो है सो नीडी है। अब क्या करते हैं, अब सारा क्वेश्चन जो है आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमको कहाँ देंगे, कहाँ पे हम ले सकते हैं? तो जी हाँ, इंस्टाग्राम पे आप हमें भेज सकते हैं, एग्री फेयर से ही आप नाम सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे मिल जाएगा, या फिर आप हमें कमेंट कर दोगे, स्क्रीनशॉट तो यहाँ पे नहीं जाएगा, तो आप भेज सकते हो सोशल मीडिया पे अगर आप चाहते हो रियली, अगर इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो। नहीं तो आप खुद से क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करते रहो। तो दोस्तों ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और हाँ, अगर वाकई ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज एक कमेंट जरूर करें। अगर आपको लग रहा हो कि हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कुछ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा आपको लग रहा है कि किसी टॉपिक पे हमने बात नहीं की है, तो प्लीज वो भी कमेंट में रखें, क्योंकि मैं आगे से हो सकता है कि मैं कुछ गड़बड़ी कर रहा हूँ, कुछ मेरे अंदर भी गलतियां होंगी, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, तो मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं यूनिट 2 के सेकेंड लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।